वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस। ओके, हमने स्टार्ट किया था रिलेशंस से। रिलेशंस में हमने स्टार्ट किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट से एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस रिलेशंस और कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने डिस्कस किया था एंड आफ्टर दैट इन येस्टरडेज क्लास हमने डिस्कस किया था इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करके फंक्शन के साथ पहले जानेंगे फंक्शन होता क्या है एंड आफ्टर दैट इक्वल फंक्शंस की बात करेंगे, फिर आफ्टर दैट रियल फंक्शंस की बात करेंगे, फिर डोमेन रेंज की बातें होंगी एंड आफ्टर दैट कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। ओके, बिकॉज इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना तो हम आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पहले जान लेते हैं फंक्शंस। ठीक है, जिन बच्चों को रिलेशन समझ में आ गया तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी उसको फंक्शन को समझने में। तो ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ फंक्शंस। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमने पहले से लिखी हुई है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी आपके पास क्या हो गए, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए। तो नॉन एम्प्टी सेट आपको मालूम ही है क्या होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। इसको हम डिफाइन करेंगे किस टाइप से, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन मीन्स फंक्शन आपका एक रिलेशन ही है। ठीक है, तो हर कोई फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, बट एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। तो यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन जो होगा उसको हम फंक्शन नाम देते हैं। कब, जब विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स कहने का मतलब है, इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should have a unique image in set B। ये भी कह सकता हूँ, बात एक ही है, अदर वे राउंड। ठीक है, सेट ए के हर किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए किसमें, सेट बी में। ओके, सपोज कीजिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए, तो एग्जांपल्स के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए एक सेट हो गया जिसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 एंड 3, और एक और सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हो गए 4 5 6 एंड 7। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, कुछ रिलेशंस यहाँ पे बनाई। चलो, पहला रिलेशन मैंने यहाँ बनाया, ये आपका सेट ए हो गया एंड दिस इज सेट बी, और इसके एलिमेंट्स हमने लिख दिए 1 2 3, और इसमें क्या थे 4 5 6 7। फिर से हमने दोबारा लिखा दूसरा रिलेशन बनाने के लिए 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 4 रिलेशन यहाँ बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रिलेशन यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ ए सेट बी सेट ए सेट बी सेट ए सेट बी सेट। ओके, तो पहला रिलेशन हमने बनाया सेट ए से सेट बी में, जिसका नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R1। ओके, और सेट ए से सेट बी में रिलेशन ऐसा हुआ कि सेट ए का जो 1 था उसका इमेज सेट बी में 4 बना, और सेट ए का एलिमेंट जो 2 था उसका इमेज बना सेट बी में जाके 5, और सेट ए के एलिमेंट 3 का इमेज बना सपोज कीजिए 6 इन सेट बी। ओके, तो जो पहला रिलेशन हमने लिखा R1, तो इस R1 को मैं कहूँगा कि एक फंक्शन है। तो R1 को फंक्शन कहना गलत नहीं होगा। R1 इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वाई, अब इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पर हमारा क्लियर है, सेट ए के हर किसी एलिमेंट का इमेज तो बना ही है। यहाँ पे सेट ए का 1 का भी इमेज बनाया, 2 का भी इमेज बनाया, 3 का भी इमेज बनाया। मीन्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ छूटा नहीं है, और इमेज तो हर किसी की बनी है और यूनिक बनी है इमेज। अब देखिए 1 का इमेज केवल एक ही बना है जो कि सेट बी में 4 है, और 2 का इमेज सेट बी में जाके केवल एक ही बना जो कि 5 है, और 3 का इमेज सेट बी में जाके केवल एक ही बना जो कि 6 है। तो यूनिक इमेज बनने, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनने किसी भी एलिमेंट की। ओके, तो ये बन गया आपका फंक्शन, तो इसी को हम फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे दूसरा हमने बनाया, सपोज कीजिए 1 का इमेज बन गया 4, और यहाँ पे 2 का इमेज बन गया 5, और 3 का इमेज भी बन गया 5।
ठीक है। अब इसको सपोज हमने नाम दे दिया R2, रिलेशन 2। क्या रिलेशन 2 कोई फंक्शन होगा सेट ए से सेट बी में? तो यहाँ भी मेरा आंसर होगा येस, R2 इज ऑल्सो अ फंक्शन। वाई? पहले तो हम चेक करेंगे हर किसी एलिमेंट का इमेज बना नहीं बना। तो यहाँ पे 1 का भी बना है, 2 का भी बना है, 3 का भी बना है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट के क्या बने, इमेजेस बने सेट बी में। अब देखिए यूनिक बनानी है तो 1 का केवल एक ही इमेज बना है 4 है, और 2 का भी केवल एक ही इमेज बना है सेट बी में जाके 5, ठीक है। और 3 का भी सेट बी में जाके केवल एक ही इमेज बना 5। हालांकि दोनों का सेम बना है, बट 2 के लिए अगर हम इंडिविजुअली बात करूंगा तो 2 का जो है यूनिक इमेज बना है, केवल एक ही इमेज बना है सेट बी में जाकर के, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 के 2 इमेजेस बन गए सेट बी में। तो R2 भी क्या हो गया आपका, ये आपका एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल्स यहाँ पे लूँ, R3 लूँ, ठीक है। अब मैंने R3 को ऐसा बनाया, ये 1 4 हो गया, ठीक है। और 2 का जो आपका 2 एलिमेंट है इसका सपोज कीजिए इसका बन गया 5, और 2 का 6 भी बन गया, ठीक है। और उसके बाद 3 का इमेज बन गया 7। तो इसको मैं कहूँगा कि R3 इज़ नॉट अ फंक्शन। R3 इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई? जो रिलेशन 3 बना ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज इसके पीछे रीजन है। चलो ठीक है, हर किसी एलिमेंट का तो इमेजेस बने हैं सेट ए के, हर किसी एलिमेंट के इमेजेस बने सेट बी में, बट यहाँ पे जो 2 है, एलिमेंट 2 है सेट ए का, उसके क्या बने हैं, 2 इमेजेस बन गए। एक 5 बन गया और दूसरा 6 बन गया सेट बी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूनिक इमेज वाली कहानी ख़त्म हो रही है। तो 2 इसको वाइल्यूएट कर रहा है, दैट्स वाई R3 इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ पे और एक रिलेशन बनाऊँ R4, और यहाँ पे लिख दूँ कि 1 का जो इमेज बना 4 बना, और 2 का इमेज बन गया 5। अब इसको क्या कहूँगा मैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? इसको भी बोलूँगा कि ये फंक्शन नहीं है। वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन? इसके पीछे रीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि सेट ए का यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि सेट ए के हर किसी एलिमेंट जो है एसोसिएटेड ही नहीं है, हर किसी एलिमेंट का तो इमेज बन ही नहीं रहा है सेट बी में। यहाँ पे 3 छूट गया है, 3 का इमेज कहाँ बना है? अगर 3 का भी इमेज बनता और वो भी यूनिक इमेज बनता, तब जाके हम कहते कि ये फंक्शन होता। तो ठीक है, 1 का तो इमेज बना है, वो भी यूनिक बना है, ये कहानी ठीक है। 2 का इमेज बना है, वो भी यूनिक बना है, बट एलिमेंट 3 सेट ए का छूट गया है जिसका इमेज बना ही नहीं। यूनिक वाली बात तो बहुत दूर की हो गई, ठीक है। तो इस केस में भी आपके क्या हो जाएगा, R4 इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होता क्या है। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट होने चाहिए किसके साथ, जुड़े होने चाहिए किसके साथ, सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। या हम कह सकते हैं इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। अब नाउ देखिए, इसमें डोमेन और रेंज वाली बात करें तो हमारा जो फंक्शन बना पहला वाला, इसको हम नाम देते हैं F1, ठीक है। तो F1 जो आपका बना, F1 के एलिमेंट्स क्या हो गए, F1 के एलिमेंट्स हो गए 1,4, और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया 2,5, और तीसरा एलिमेंट क्या हो गया 3,6। तो जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन तो पूरा का पूरा सेट बनेगा ए जो भी है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट के तो इमेजेस होंगे ही होंगे। तो डोमेन जो होगा सेट ए पूरा हो जाएगा इसमें। फंक्शन में हम कहते हैं कि डोमेन, वैसे रिलेशन में तो डोमेन की सारे मीन्स डोमेन वाला जो सेट होता है उसमें हम पहले वाले लेते हैं, जो पहले ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉमा से पहले वाले। बट यहाँ पे कॉमा से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ए के अंदर वाले ही होंगे। तो दैट मीन्स हम आँख बंद करके सेट ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। ये डोमेन हो गया, ये डोमेन वाला सेट हो गया। एंड अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज के लिए सेम चीज़ें फॉलो होगी, ठीक है। रेंज के लिए क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं इसके, जिनके साथ कनेक्शन हुआ है, जो इनके इमेजेस बने हैं, ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट्स थे उनके जो यूनिक इमेजेस बने, उनका जो सेट बनेगा उसको हम रेंज बोलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकेंड नंबर पे जो वैल्यूज़ हैं 4 5 और 6, तो 4 5 और 6 ये इनका जो सेट हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कोडोमेन वाली बात होगी। तो कोडोमेन हमने डिस्कस ही किया था रिलेशंस में। तो कोडोमेन का मतलब हो जाएगा बी सेट पूरा, ठीक है। तो बी सेट पूरा हो जाएगा इसमें। तो बी सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे, 4 5 6 एंड 7। तो ये आपका कोडोमेन हो गया। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो डोमेन वाली बातें आप यहाँ पे
देख सकते हैं कि फंक्शन में अगर डोमेन की बात होगी तो अब आंख बंद करके आपने ए सेट लिख देना, ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा। अगर वो फंक्शन है तो डोमेन उसके सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे डोमेन के अंदर। और रेंज वाली बात तो क्लियर हो गई, जो जिनके साथ इनका कनेक्शन बना सेट ए के, सेट बी में जाकर के जो इनके इमेजेस बने उनका जो सेट बनेगा वो आपका रेंज आ गया। ठीक है, कोडोमेन तो पूरा सेट बी हो गया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि किसी फंक्शन के लिए दो अलग अलग सेट होने चाहिए, एक फंक्शन जो है एक सेट से उसी सेट में भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट वाली बात जैसे हमने कही थी वैसे फंक्शन ऑन अ सेट भी हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ऑल्सो। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप कि यहाँ केवल दो नॉन एम्प्टी सेट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट्स तो हमने खाली डिफाइन करने के लिए लिया है। मीन्स यहाँ पे अगर हम बी को भी ए की तरह ट्रीट करें तो ए एंड ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ऐसी भी तो बात कर सकते हैं, तो वो वाली कहानी यहाँ पे वैलिड होगी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा मोर प्रॉपरली। सपोज कीजिए एक मैंने फंक्शन बनाया n से n में, ठीक है, और सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया fx का मतलब हो गया y। तो यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे आप बताइए। तो n से n में डोमेन आपका क्या है, डोमेन वाला जो सेट है वो n है। ठीक है, n का मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, इनफाइनाइट सेट हो गया आपका ये। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वन का इमेज क्या बनेगा, वन का इमेज जो आपका कोडोमेन में, कोडोमेन भी आपका क्या है एन ही है। ठीक है, डोमेन आपका एन है, कोडोमेन भी एन हो गया, और एन में जाके इसकी इमेज क्या बनेगी, वन का स्क्वायर दैट इज़ वन। ओके, और डोमेन का जो टू है उसका इमेज क्या बनेगा कोडोमेन में जाके, टू का स्क्वायर दैट इज़ फोर, और थ्री का क्या बन जाएगा 9। तो आप देख रहे हैं तो फंक्शन की तरह आपका ट्रीट होगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट जो डोमेन का, हर कोई एलिमेंट का क्या हो रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है कोडोमेन में जाके। ओके, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक फंक्शन यहाँ पर हमने डिफाइन किया, फंक्शन ऑन अ सेम सेट। ठीक है, फंक्शन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यहाँ पे हमने बात की। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे डोमेन वाली बात क्या हो जाएगी, फिर डोमेन के अंदर क्या आ जाएगा, डोमेन वाला सेट क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी इक्वल टू एन हम कह सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और रेंज में क्या आ जाएगा, तो केवल रेंज में केवल चेंजेस होंगे, जो इमेजेस इनकी बनी उनका सेट। ठीक है, तो वन का इमेज वन बना था, ओके, वन का इमेज वन बना था, टू का इमेज फोर बना था, और थ्री का इमेज नाइन बना था, इनका सेट 1 4 9, फिर आपका 16 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो ये सारे जो हैं ये रेंज वाले सेट में आ गए। ठीक है, तो रेंज में ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन की। होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, दैट इज़ इक्वल फंक्शंस। अब देखिए आप इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, टू फंक्शंस f और g, दो फंक्शन अगर आपके सामने में f और g आर सी टू बी इक्वल, इनको इक्वल कब कहा जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसके लिए कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखी हैं। मीन्स डोमेन ऑफ f जो होना चाहिए डोमेन ऑफ g के बराबर आना चाहिए, पहली बात। और कोडोमेन ऑफ f शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g के बराबर आना चाहिए। एंड fx शुड बी इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। ये वाली बात सब फुलफिल होनी चाहिए, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इसको हम बेटर तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो मैंने एक सेट लिया ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। और एक दूसरा सेट लिया बी, इसके एलिमेंट्स ले लिए 3 6। अब मैंने एक फंक्शन बनाया f किससे, a से b में, सच दैट fx इक्वल टू लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और दूसरा फंक्शन बनाया g a से b में, जिसको डिफाइन कर दिया gx इज इक्वल टू 3x। ओके, अब देखिए
क्या ये दोनों फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है? क्या ये दोनों फंक्शंस एफ और जी इक्वल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इनका जो डोमेन है क्या इक्वल है या नहीं है। तो फंक्शन एफ का डोमेन ए है और वैसे ही फंक्शन जी का डोमेन भी ए है, दैट मीन्स दोनों का डोमेन सेम है। और फंक्शन एफ का कोडोमेन बी था और फंक्शन जी का कोडोमेन भी बी है, दैट मीन्स दोनों की डोमेन और कोडोमेन तो इक्वल ही है। अब एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए लास्ट वाली, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू दियर कॉमन डोमेन। तो कॉमन डोमेन दोनों का क्या है, ए ही है। और ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे, ए के अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स थे। अब चेक करते हैं क्या F1 जो है G1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या F2 G2 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो गई, क्योंकि मैंने ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए और यहाँ पे मैंने F1 G1 सब लिख दिया है, F2 G2। अब अगर F1 G1 के बराबर आ गया और F2 भी G2 के बराबर आ गया, तो इस कंडीशन में ये दोनों फंक्शंस F और G इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, तो F1 निकालिए, F1 कितना आ रहा है देखिए आप, F1 बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 3। और G1 कितना आ जाएगा, G1 का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 1 3 आ रहा है, तो इक्वल आ गए दोनों। ठीक है, F1 और G1 तो इक्वल आ ही रहे हैं। और F2 और G2 निकालिए, F2 कितना आएगा, F2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। ओके, फिर G2 निकाला तो G2 कितना आएगा 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, F1 G1 के बराबर है, F2 भी G2 के बराबर है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ F एंड G आर इक्वल फंक्शंस। ओके, तो दो फंक्शंस को इक्वल होने के लिए आपकी कंडीशंस तीनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके फंक्शंस इक्वल होंगे। ये नहीं कि डोमेन दोनों का इक्वल है और कोडोमेन भी इक्वल है, ऐसा नहीं चलेगा। तीसरी कंडीशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, डोमेन और कोडोमेन तो इक्वल होना चाहिए, बट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। तो कॉमन डोमेन में तो दोनों का सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन डोमेन वाली बात यहाँ पे क्या हो रही है, ए वाली बात हो रही है, ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन डोमेन वाली हो जाएंगे। ठीक है, तो उन सब के लिए जो एफ एक्स और जी एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि एफ एक्स और जी एक्स के लिए एक्स क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है। एक्स के अंदर जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो कॉमन डोमेन वाली आ जाएंगी। तो कॉमन डोमेन यहाँ पे क्या था, सॉरी ए था, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या थे 1 और 2 थे। तो यहाँ पर हमने ले लिया और चेक कर लिया, यहाँ पे हर किसी एक्स के लिए जो कॉमन डोमेन था एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बन रहा है। ओके, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इक्वल फंक्शंस। तो यहाँ से आपकी ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, इक्वल फंक्शंस वाली बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब चलते हैं हम रियल फंक्शन की ओर। अब देखिए आप रियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब फंक्शन एफ, एक फंक्शन ए से बी में हो गया एफ, इज़ कॉल्ड अ रियल फंक्शन। इसको रियल फंक्शन तभी कहलाया जाएगा ये जब ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स इसका जो डोमेन है और जो कोडोमेन है ये दोनों क्या होने चाहिए, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स होनी चाहिए या रियल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ए जो है या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सेट बनेगा, या बी जो होगा वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट बनेगा। तो तब जाके कोई फंक्शन रियल फंक्शन कहलाया जाता है। ओके, अब इसमें बात आती है डोमेन और रेंज की, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर नहीं है अभी तक। तो जो भी आपने क्वेश्चंस देखे डोमेन और रेंज, ए आपका क्लियर कट था, बी आपका क्लियर कट था। अगर हम किसी सबसेट की बात करेंगे रियल नंबर्स की, तो उसमें तो नंबर से हमें क्लियर नहीं है कि कौन कौन से नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं भाई, इनफाइनाइट बन जाएंगे। आप कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर पर्टिकुलर ये वैल्यूज़ है, तो ऐसा तो हमारा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करने के लिए डोमेन के लिए यहाँ पर लिख दिया हमने, डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये हमने कह दिया कि वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए क्या है फंक्शन डिफाइन होगा, उसका जो सेट बनेगा उसको हम डोमेन कहेंगे। और रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रेंज हो जाएगा रियल फंक्शन का द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द डोमेन। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, सपोज़ कीजिए मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू ले लिया एक्स प्लस 2 और नीचे में लिख दिया 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है, मुझे मालूम है कि आपका एक सबसेट ऑफ रियल नंबर्स रियल फंक्शन आपका हो गया ही। ठीक है, अगर एक रियल फंक्शन है तो इसका
जो डोमेन होगा और रेंज होगा हमने फाइंड करने हैं। ओके, तो डोमेन तो इसका सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बनेगा और रेंज भी क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बनेगा। तो अब क्या आएंगे, क्या क्या नंबर्स आएंगे रियल, कौन कौन से रियल वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी वो हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि x की कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको चेक करने के लिए तो हम डायरेक्टली देखेंगे फंक्शन में, और फंक्शन में डिनोमीटर में गए हम, डिनोमीटर में केवल x की जगह पर जब मैं 3 लिखूंगा तब जाके आपका ये डिनोमीटर 0 हो रहा है, और डिनोमीटर 0 होने पर ही ये नॉट डिफाइंड होगा, अदरवाइज और सारे पॉइंट्स पे तो ये डिफाइंड होगा। या x की जगह पर आप कुछ भी रख दें, ठीक है, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर लिख दें तो आपका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी f(x) की, आपकी डिफाइंड ही आएगी। बट केवल x की जगह पे जब आप 3 लिखेंगे तब वहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी f(x) की वो नॉट डिफाइंड आ जाएगी, बिकॉज डिनोमीटर उस केस में 0 हो रहा है। और ये जो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, जब केवल इसका डिनोमीटर 0 होगा, अदरवाइज और सारी जगह पे तो ये डिफाइंड होगा ही होगा। तो इसका जो डोमेन बन जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू, सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे फिर डोमेन के अंदर, और इसमें केवल कौन नहीं आएगा, केवल 3 नहीं आएगा, तो r-3 हमने लिख दिया। ठीक है, तो सारे रियल नंबर्स के सेट में से एक 3 को हमने साइड कर दिया, तो ये आपका डोमेन वाला सेट बन गया। ठीक है, ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया आपका। ओके, इसमें केवल एक 3 की कमी हो रही है सारे रियल नंबर्स में से, बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और उसके बाद इसके रेंज की बात करें तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे आप इसको, तो रेंज निकालने के लिए हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, इसको f(x) को हम y के इक्विवेलेंट मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। ओके, y के इक्वल मानेंगे, उसके बाद x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपके पास, 3y माइनस XY इक्वल टू x प्लस 2। फिर x वाले टर्म्स को आप एक साथ कीजिए, y वाले टर्म्स को एक साथ कीजिए, x कॉमन लेना है, तो XY को इस तरफ भेज देते हैं और 2 को इस तरफ भेज देते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, 3y माइनस 2 इक्वल टू x प्लस XY। फिर यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन लिया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 1 प्लस y, और यहाँ क्या बचा, 3y माइनस 2, और 1 प्लस y को अपॉन में भेज दो पूरा ब्रैकेट, तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास, x इक्वल टू बच जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन 1 प्लस y। अब देखिए ये जो x है y के किस वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है ये आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे y के सारे वैल्यूज़ के लिए x डिफाइंड है। ठीक है, x एक रियल नंबर बनेगा y के सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, एक्सेप्ट y की जगह पे -1 रखने पर ये जो फंक्शन है आपका 3y माइनस 2 अपॉन 1 प्लस y नॉट डिफाइन हो जा रहा है। दैट मीन्स y की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, केवल -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से जो है डिनोमीटर 0 बन रहा है, और उसके वजह से x जो है आपका कोई रियल नंबर बनेगा ही नहीं। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने कहा, तो रेंज वाली बात जब कही तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, r-1 हो जाएगा। ओके, सारे रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट -1 नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि रियल फंक्शन में हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो एक आध कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे डोमेन और रेंज से रिलेटेड, और उनको सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जहाँ पे डोमेन और रेंज हमें निकालना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, f(x) इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3 है। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब रूट डिफाइन होगा। रूट कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं वो या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो। बट यहाँ पे जो रूट है वो डिनोमीटर में है, तो यहाँ तो बराबर 0 वाली बात भी कैंसिल हो जाएगी। दैट मीन्स एक ही चीज़ बचेगी यहाँ पे कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए बस। ठीक है, 0 के बराबर होने पे तो गड़बड़ हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी x माइनस 3 है पूरा रूट के अंदर, x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा इसको सॉल्व करके। दैट मीन्स डोमेन यहाँ से आ गया, डोमेन विल बी इक्वल टू 3 to इन्फिनिटी, ये सारे आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग 3। ओके, 3 से बड़े सारे रियल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी सभी आ गए। और रेंज वाली बात जब होगी तो रेंज वाले में क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन को y के बराबर मानेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ये y इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3 हो गया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट यू विल गेट, y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई स्क्वायर
-3y² इक्वल टू 1 आ गया। और x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए, तो x को अकेला कीजिए यहाँ पे, बाकी सबको वहाँ भेजिए, 1 + 3y² अपॉन y² आ गया ये। अब देखिए y की किस वैल्यूज़ के लिए x डिफाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, y² है, तो यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 होगी तभी ये नॉट डिफाइंड होगा, अदरवाइज y के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा, केवल y = 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो x डिफाइन कब नहीं होगा, जब y = 0 होगा, और बाकी y की जगह पे कोई भी रियल नंबर होगा तब ये डिफाइन होगा। दैट मीन्स जो रेंज आ जाएगा इसका, रेंज में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ते हुए, केवल 0 को छोड़ते हुए। ठीक है, क्योंकि 0 की वजह से ये फंक्शन जो है 1 + 3y² अपॉन y² डिफाइन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड वाला जो था आपका क्वेश्चन, f(x) = सिंपल सा है अभी आपका, ये तो रूट है, रूट में ये भी फंक्शन है बट ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में तो कोई और भी बढ़िया हो गया। ठीक है, जो आपका जो इसके अंदर की जो वैल्यू है रूट के अंदर, वो या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे तो x² वाले टर्म को पहले लिखना पड़ेगा, जैसे हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था इनइक्वलिटी को सॉल्व करना कैसे किया जाता है इस तरह की इनइक्वलिटी को। तो हमने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो x² - 25 बन गया ही, और इनइक्वलिटी का साइन इस तरफ को मुड़ गया। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर दिया तो ये बन गया x - 5 और x + 5 में टूट गया ये आपका फैक्टराइज होने के बाद। ठीक है, फिर नंबर लाइन पे गए और यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे यहाँ से, एक तो बनेगा आपका x + 5 था, x -5 आएगा और एक दूसरा x = 5 आएगा। ओके, फिर हमने प्लस माइनस प्लस लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ इनइक्वलिटी का साइन क्या है, लेस देन वाली बात हो रही है, लेस देन वाली बात हो रही है तो नेगेटिव वाला साइन आ जाएगा, और इक्वल टू वाली बात भी हो रही है तो इक्वल टू में तो दैट मीन्स -5 और दोनों 5 भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन में -5 से लेके 5 तक सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग -5 एंड 5। ओके, सब आ जाएंगे। और रेंज वाली बात में क्या करेंगे, अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे, तो y = लिख दिया हमने √25 - x², फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट यू विल गेट, y² = 25 - x², फिर x को y के टर्म में कन्वर्ट करना है तो x² हो जाएगा आपका 25 - y², और x = आ जाएगा √25 - y²। दैट मीन्स अब 25 - y² जो है जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब ये x डिफाइन होगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, वही वाली कहानी हो गई, 25 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू को 0, ऊपर जो हमने इक्वलिटी सॉल्व की थी इसको देखिए आप, सेम इनइक्वलिटी है, केवल यहाँ पर अंतर केवल y का हो रहा है। दैट मीन्स इसको भी सॉल्व करके जो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या आएगा, y की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, वो आ जाएंगी आपकी -5 से 5। ठीक है, यही चीज़ यहाँ भी आ जाएगी, तो ये आपका रेंज आ जाएगा। ठीक है, y जो वैल्यूज़ लेगा वो सारे वैल्यूज़ रेंज के अंदर आ गए। ओके, इसके बाद थर्ड वाला जो था, इसका थर्ड वाले में क्या है, f(x) = 3/2 - x² है, तो इसमें तो डोमेन तो सीधे सीधे हो गया इसका, क्योंकि इसमें तो रूट कुछ है नहीं, सीधे है, और ऊपर में कांस्टेंट है, नीचे में आपका, नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखिए बस, तो x के किस वैल्यू की वजह से, x की किन वैल्यूज़ की वजह से ये नॉट डिफाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर करके 2 कब आएगा, जब x की जगह पे या तो √2 होगा या -√2 होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, और -√2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग -√2 और √2, क्योंकि इन वैल्यूज़ को अगर मैं x की जगह पर रखूँगा डिनोमिनेटर में, तो इनको रखने पर डिनोमिनेटर पूरा का पूरा 0 बन जा रहा है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। और रेंज वाली बात करेंगे तो इसको y के बराबर मान लेते हैं, y = क्या हो जाएगा, 3/2 - x²। अब x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ले गए हम -x² y + 2y = 3 आ गया। ओके, अब x को हमने लाना है, यहाँ पे x को अकेला करना है, तो x वाले टर्म को पहले पॉजिटिव बनाए, उस तरफ ले जाइए, x² y बन गया, और यहाँ क्या बचा था, 2y - 3 = का साइन आ गया, और y को अपॉन में भेज दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2y - 3 अपॉन y = x² आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √2y - 3 अपॉन y = x। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का साइन भी आ गया। ओके, अब देखिए
y के किस वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। ये डिफाइन तभी होगा, ये तो पूरा का पूरा रूट में है, तो दैट मीन्स ये पूरा 2y माइनस 3 अपॉन वाई जब क्या होगा 2y माइनस 3 अपॉन वाई, ये पूरा का पूरा, ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब जाके ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, पूरा जो पूरा वैल्यू रूट के अंदर, ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब रूट के अंदर है। तो हमने ये कहा अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए क्या किया था हमने, तो पहले y का जो कोफिशिएंट है 2 को हटाना पड़ेगा, 2 से सबको डिवाइड कीजिए, फिर क्या बनेगा y माइनस 3 अपॉन 2, और यहाँ आपका जाएगा y माइनस 0 लिख देते हैं, ओके, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। फिर नंबर लाइन बनाया आपने, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है, दूसरा 3/2 आ रहा है, तो 0 पहले आएगा 3/2 बाद में आएगा, फिर आपने प्लस माइनस प्लस का साइन लगाया। इसके बाद आपने करना क्या था, इनइक्वलिटी का साइन को देखिए कहाँ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली बात हो रही है, तो ग्रेटर देन में तो पॉजिटिव वाला रीजन आ गया, और इक्वल टू वाली बात में न्यूमरेटर को देखिए 3/2 है, तो 3/2 को हमने डार्क कर दिया और 0 को हमने अनफिल्ड कर दिया, क्योंकि 0 की वहाँ पे, ठीक है, अगर मैं y की जगह पे 0 रखूँगा तो ये तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये आएगा एक, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 3/2 के वहाँ पे क्लोज लग जाएगा, कॉमा प्लस इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा क्या, इसका रेंज, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो इनइक्वलिटी अगर आपने सॉल्व कर ली तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, ओके। तो देख लीजिए एक बार वापस देख लीजिए, क्या था हमारा y इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इक्वल टू 3 आया, फिर 2y माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को y के टर्म में कन्वर्ट करना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 3 अपॉन वाई आ गया, फिर यहाँ प्लस माइनस √3 वाली बात होगी रूट में। अब रूट के अंदर पूरा आ गया है, तो दैट मीन्स ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी बन गई है, ठीक है, रेशनल वाली इनइक्वलिटीज़ जिनको हमने सॉल्व करना कल की क्लास में सीखा था, और अभी हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ओके। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं पहले, अब देखिए इसका फोर्थ वाला पार्ट, तो फोर्थ वाला पार्ट तो सिंपल ही है, नीचे डिनोमिनेटर में x की जगह पे 3 होगा तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे डोमेन तो सीधे आ गया, इसका डोमेन में आ जाएगा r-3, ठीक है, और रेंज निकालने के लिए फिर इसको हम y मान के चलेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लीजिए, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 में थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, और नीचे में आपका x माइनस 3 बचा, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 बच गया, और x को y के टर्म में कन्वर्ट करना, 3 को वहाँ भेजिए तो x इक्वल टू वाई माइनस 3 बन गया, ठीक है। तो y की किस वैल्यू के लिए ये x डिफाइन होगा, तो y के सारे वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हो रहा है, y की जगह पे कुछ भी होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ना ही रूट वाली बात हो रही है ना कुछ ऐसी बात हो रही है, तो y के हर किसी रियल वैल्यू के लिए x क्या आएगा, रियल आएगा, दैट मीन्स रेंज क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू r आ जाएगा आपका सारे के सारे रियल नंबर्स, ओके। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट रह गया आपका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लॉग कब डिफाइन होता है, जब ये आपका लॉग के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, जब ये ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 पे भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 वाली बात हो यहाँ पे होनी चाहिए, तो जब ये 0 से बड़ा होगा तभी लॉग डिफाइन होगा, ओके। तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन बनाइए, पहले आएगा -1 उसके बाद +1, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, प्लस माइनस प्लस लगा दिया, इसके बाद इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन था तो पॉजिटिव वाला रीजन ले लिया, पॉजिटिव ले लिया तो उसके बाद इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका इस तरह के सर्कल आ जाएंगे अनफिल्ड सर्कल्स, तो इसका
रीजन क्या आ जाएगा फिर आपका माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 के यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, और 1 टू इन्फिनिटी, 1 में ओपन, इनका यूनियन हो गया आपका डोमेन। ठीक है, ये डोमेन आ गया आपका इस फंक्शन का। और रेंज वाली बात करेंगे तो रेंज में सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, ये लॉग वाले फंक्शन है तो रेंज में सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। आगे चल के हम जब इनका ग्राफ पढ़ेंगे, लॉग वाले फंक्शन सारे टाइप्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो ग्राफ से भी आपको कई सारे फंक्शंस का तो वैसे ही रेंज और डोमेन वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगर लिखे होंगे तो ओके। ग्राफिकली हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे देखते हैं ग्राफ में, तो काफ़ी सारे फंक्शंस के आपके वैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे हमने देख लिया डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।